आपका जी बिजनेस पर हमारी खास पेशकश में। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ही हमने जी बिजनेस पर एक सर्वे किया था कि मोदी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, उसमें कौन से मंत्री उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। आप सब ने सबसे ज़्यादा वोट जिस मंत्री को दिए थे वो इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे खुशी है आपको उनसे रूबरू कराते हुए। हमारे साथ हैं श्री सुरेश प्रभु। और प्रभु जी, आप समझ ही गए होंगे तो जो मेरा तर्क था कि हमने एक सर्वे किया और उसमें सारे लोगों से, देश की जनता से, हमारे दर्शकों से, जी मीडिया परिवार के, हमने ये पूछा कि भाई मोदी सरकार के 2 साल हुए हैं, इसमें अलग अलग पैरामीटर्स पर सवाल थे। उसमें एक सवाल ये भी था कि आपको क्या लगता है सबसे एफिशिएंटली कौन सा मंत्रालय और कौन से मंत्री काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने आपको वोट दिए हैं, तो सबसे पहले तो बधाई हो आपको, आप अभिनंदन के पात्र हैं। और 25% लोगों ने ये कहा कि सुरेश प्रभु जी सबसे एफिशिएंट मंत्री हैं। तो ये कैसे मैनेज किया आपने, क्योंकि आप खुद ही कहते हैं कि रेलवे तो आईसीयू में थी, तो ये जो पेशेंट आईसीयू में पड़ा था इसे 2 साल में आप आईसीयू से बाहर तो ले आए, लेकिन इसकी स्थिति क्या है इस समय? देखिए, एक तो हम कुछ मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन एक बात की कोशिश करते हैं कि जब मैं मंत्री बना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे बताया कि देश को सही रास्ते पे चलने के लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें एक अहम बात ये भी है कि हमारे देश में रहने वाले आम आदमी जिस माध्यम से सफ़र करते हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अच्छे दिन किस तरह से लाए जा सकते हैं, उसके लिए आप सोचिए। तो उस दिन से मैंने भी यही सोचा कि इतना बड़ा मौका लोगों की सेवा करने का कहाँ मिलेगा। देखिए, आप कुछ भी आप काम करते हैं उससे आपको कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन सबसे यदि कोई ज़िंदगी जीने में लाभ आपको मिलता होगा वो है समाधान। यदि आप और समाधान मिलने के लिए सबसे यदि कोई अच्छा माध्यम होगा वो है सेवा। सेवा से जो आपको समाधान मिल सकता है, आनंद मिल सकता है, मैं कहता हूँ किसी से भी नहीं मिल सकता। मैंने बहुत कुछ काम किया ज़िंदगी में, इसलिए मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ। तो मैंने सोचा इतना बड़ा मौका है, इतने बड़े लोगों के ज़िंदगी में एक भी पल हम अच्छे ला सकते हैं, तो इससे ज़्यादा और आनंद क्या मिल सकता है। इसके लिए कोशिश की शुरुआत की। आप मुझे कह रहे हैं, मैं लोगों को, दर्शकों को धन्यवाद भी देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा आपने विश्वास रखा। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात से खुश हूँ, लेकिन समाधानी नहीं हूँ। मेरी इच्छा नहीं है कि इतने छोटे से चीज़ बदलाव जो लाए गए हैं इससे देश रेल पूरी सुधरी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मेरे बिल्कुल ये विश्वास है कि रेल को सुधारने के लिए और बहुत कुछ काम करना बाकी है। 3-4 साल में मुझे लगता है 2020 तक हम हमारा पहला जो उसका जो एक लक्ष्य है वो पूरा करेंगे, और 5 साल इसी तरह से काम करते रहेंगे तो मुझे लगता है 10 साल में हमारे रेल की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन जो आज हमने देख रहे, हमने काफ़ी चीज़ों पर सुधार किया, लेकिन इससे मैं सही माने में समाधानी नहीं हूँ। मैं और भी चाहता हूँ, और भी सुधार करना है, बहुत काम है, काम की शुरुआत है, सफ़र शुरू हुई है। आपको लगता है और बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, करेंगे भी, लेकिन उसमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो समय की ज़रूरत है। ये समय कुछ भी करके मैं उसको मेरे नज़दीक ज़्यादा नज़दीक नहीं ला सकता हूँ, कितने भी ज़्यादा काम करने के बावजूद भी। जैसे कि आज भी कुछ ट्रेन में, खास करके पहले तो आपको बताऊँ कि हम जब मंत्री बने उससे आज हमने जो पंक्चुअलिटी है 85% तक लाई है। ये मैं मानता हूँ अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन फिर भी ये बात भी बिल्कुल सही है, और मैं बिल्कुल ओपनली कहता हूँ कि जो कलकत्ता टू दिल्ली, ये जो हमारा एक ट्रंक रूट है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेन जाती है, आती है, और सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्यों से ट्रेन गुजरती है, यूपी बिहार जैसे राज्यों से, वहाँ पे हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 150% से ज़्यादा है। उसकी वजह से अब जैसे मुंबई दिल्ली से आप गुड़गांव जा रहे हैं, और गुड़गांव में ट्रैफिक जाम आपको मिलेगा ही, क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है जितनी रास्ते की क्षमता है। तो उसी तरह की स्थिति आज रेल के ट्रैक के ऊपर है। उसको ठीक करने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए। डिकंजेशन कर रहे हैं, ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ब्रिजेस लगा रहे हैं, ट्रैफिक फैसिलिटी कर रहे हैं, नए नए यार्ड खुले जा रहे हैं, टर्मिनल नए खोले जा रहे हैं, लेकिन उसको 3-4 साल लगेंगे। तो उसके जब तक देरी ना हो, उसके लिए भी हम कुछ कदम उठाए, उसके लिए इम्प्रूवमेंट हो गया, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। इसलिए मैंने कहा खुश नहीं हूँ। साथ साथ में हम ये भी करें कि आज और ट्रेन छोड़ेंगे। हमने काफ़ी नई ट्रेन शुरू की है, लेकिन और भी ज़्यादा छोड़ेंगे तो और देरी हो जाएगी। ट्रैफिक जाम ज़्यादा है, इसके लिए और ज़्यादा 50 बस छोड़ दीजिए, और प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि जो ट्रेन चलती है, जिन ट्रेनों में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होती है, ऐसे ट्रेन में और कुछ बोगी जोड़ी जाए, डब्बे लगाए जाए। वो डिब्बे लगाने की कोशिश चालू है, 2 लगाएंगे। और साथ में बजट में हमने कहा था कि हम दीन दयालु डिब्बे लगाएंगे आम आदमी की दिक्कतों दूर करने के लिए, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम
कुछ भी करना चाहते हैं वो सबसे पहले हमारा ध्यान ऐसे लोगों के ऊपर होता है कि जो सिर्फ रेल से ही सफ़र कर सकते हैं, ऐसे हमारे देश में रहने वाले गरीब और आम आदमी। ये जो आपने बात कही ना आम आदमी वाली, अब मैं उन्हीं का एक जो दुख है वो आपसे बांटता हूँ। उनका ये कहना है कि चीज़ें काफ़ी हुई हैं, जैसे आज से 2 साल पहले कोई ये सोच नहीं सकता था कि सिर्फ एक ट्वीट करने पे या एक फेसबुक पोस्ट करने पे आपको सहायता मिल जाएगी रेलवे में या फिर जिस तरह का खाना अब रेलवे में उपलब्ध है, जिस तरह के नए नए कोचेज़ आ रहे हैं, तो चीज़ें काफ़ी बदली हैं। अब एक जो आम आदमी है उसको एक दूसरी जो समस्या है वो ये है कि ये जो डायनेमिक फेयर मैकेनिज़्म है उसमें कई बार ये होता है कि जो हाई डिमांड वाले रूट्स हैं, कई बार ट्रेन की जो टिकट्स हैं, हालांकि प्रीमियम ट्रेन्स की, वो प्लेन से भी महंगी हो जाती हैं। एक तो ये, और दूसरा जो कंफर्म टिकट मिलने में, जैसे आपने खुद वादा किया है कि 2019 तक ऑन डिमांड मिलेगी टिकट्स, उस दिशा में कितना आगे बढ़ पाए हैं आप? और इन दोनों मुद्दों पर, एक तो डायनामिक फेयर मैकेनिज़्म और ऑन डिमांड टिकट, इस पर। एक तो ऑन डिमांड टिकट मेरी हमारी बिल्कुल कोशिश है कि 2020 तक हम ऑन डिमांड लोगों को टिकट दे सकें। आज क्यों नहीं मिलते ऑन डिमांड टिकट? आपूर्ति और मांग, इसमें जो अंतर है उसकी वजह से, डिमांड सप्लाई की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो सप्लाई बढ़ाना चाहिए, उसके लिए पहले कैपेसिटी ऑगमेंट करनी चाहिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगे तो सप्लाई किस तरह से बढ़ा सकते हैं? सप्लाई बढ़ाने के लिए, ऑगमेंटेशन करने के लिए 3-4 साल लगते ही, वो अभी किस भी करके हमने इतनी स्पीड बढ़ाई है रेलवे के ट्रैक लगाने की, 7 किलोमीटर तक आ गए, 19 किलोमीटर तक दिन पर ट्रैक लगाने की पूरी कोशिश लगाई जा रही है। वो बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 4 किलोमीटर 7 से 19 ये बहुत बड़ी उपलब्धि। अभी 7 किलोमीटर हो रहा है, अभी हो गया पहले, लेकिन ये भी हमारी कोशिश जारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पूरा होगा तो ज़रूर लोगों को मांग पे मिलेगी। दूसरी बात ये जो है हमारी टिकट की, ठीक है, ये तो एयरलाइन में भी वैसे ही करते हैं। बहुत सारे विश्व में इस तरह की स्थिति है कि एक डायनामिक फेयर का, और ये पहले सिस्टम चल रही थी, ये हमने शुरू नहीं की, पहले से चल रही है। उसको अलग नाम था, हमने नाम शायद उसमें चेंज किया होगा। लेकिन हम ये जो उसमें जो दलाल लोग हैं, ये जो लोगों को लूटते हैं, उनके खिलाफ हमने बहुत बड़ा एक अभियान चलाया। 2-3 चीज़ का, एक तो IRCTC की वेबसाइट में भी पूरी तरह से सेफ्टी हो, उसके लिए ये अभी जो खबर है उससे पहले, बहुत पहले मैंने साइबर सिक्योरिटी के अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट को बुला के उनको कहा है कि उसका पूरा ऑडिट करा दिया। साथ ही में हमारे जहाँ जहाँ पे तत्काल की बुकिंग किए जाते हैं वहाँ पे हम लोग कैमरा लगाएंगे, ताकि कोई गलतफहमी करे तो उसके लिए मिल जाएगा। साथ ही में हम लोगों ने पूरी तरह से ज़्यादा एक सेफ्टी मेजर्स जो किए जा सकते वो भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश जारी है। जब ये स्थिति आएगी कि डिमांड से सप्लाई ज़्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये स्थिति आएगी, आपको लगता है? 20 तक जरूर आएगी। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। हम बिल्कुल उसमें लगे हुए हैं। देखो, मैं सही बता रहा हूँ कि ये मेरे लिए भी दुख की बात है कि एक गरीब आदमी अपने टिकट के लिए इतना परेशान क्यों होना चाहिए? ये उसका बेसिक राइट है। ये क्या हम इतना ये भी नहीं कर सकते? लेकिन ये सही है कि सिर्फ दुख करने से बात हल नहीं हो पाएगी, उसके लिए काम करना होगा जिसकी हमने शुरुआत की है। और ये भी सही है कि हम कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन जो समय उसमें लगना है तो लगना ही है, उसमें हम कुछ नहीं। अभी KG का लड़का बोलेगा कि मेरे को इमीडिएटली PhD बनना है, तो नहीं बन पाएगा। तो जो स्थिति में आज पैदा हुई है उसकी वजह यह है कि बहुत सारे सालों से, दशकों से हमने नज़रअंदाज किया जिस चीज़ के ऊपर, जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत थी वो नहीं किया, लेकिन आपको उसको ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल। अब इसका जो दूसरा और बहुत अहम पहलू है, जो कि किसी भी मंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है, कि एक तरफ रेलवे जो कि अपने आप में इतना बड़ा तंत्र है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर विश्व का, एक तो उसका ओपेक्स, इसे कंटिन्यूसली ऑपरेशनल रखने के लिए, दूसरा कैपेक्स होता है जिसके ज़रिए आप नए नए ट्रेन्स लाते हैं या फिर ट्रैक्स को एक्सपेंड करना, और तीसरा जो एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है, जैसे अब 7th पे कमीशन का एडिशनल जो भी 29-30 हज़ार करोड़ का बर्डन आएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी जगलरी है। तो आपको क्या लग रहा है अगले 1 साल में कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पूछा मुझे। ठीक है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी दूसरी पूरे विश्व में ऐसी संस्था नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है जिसको इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर एक ही टाइम ध्यान देना होता है। क्योंकि 700 करोड़ लोग सालाना सफ़र करेंगे, करोड़ों दिन में खाने के लिए उनको खाना बनाया जाएगा, क्वालिटी देखना है, कैपेक्स देखना है, नए एक विस्तार के लिए उसके लिए पैसे भी जमाने हैं। और मंत्रालय को शायद और नहीं करना पड़ता, हमको पैसे भी जोड़ने पड़ते, बजट को भी बैलेंस करना पड़ता है, दूसरे मंत्रालय को नहीं करना पड़ता। ये सभी चीज़ों को ऊपर ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, लेकिन ये बैलेंस करना, और एक बैलेंस है। एक टाइम तो लोग कहेंगे कि आपका कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो कमर्शियल रूल्स पे चलिए,
दूसरी जगह कहेंगे रेलवे तो गवर्नमेंट का ऑपरेशन है तो उसको सोशल ऑब्लिगेशन देना चाहिए। तीसरी जगह में कहेंगे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक माध्यम है, उसको भी देखिए। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए रेल को चलाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और लेकिन हमने यही कोशिश किया कि पूरी व्यवस्था इस तरह से चले ताकि एक दूसरे में टकराव ना आए, हर चीज़ अपने आप में काम करे। यानी एफिशिएंसी होनी चाहिए तो एफिशिएंसी होनी ही चाहिए, साथ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आनी चाहिए, आनी ही चाहिए। रिसोर्सेज नहीं है इसके लिए सिर्फ दूसरे को किसी के ऊपर ब्लेम करके काम नहीं चलेगा। हम हमारे रिसोर्सेज भी रेज करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने इस साल में भी किया, अगले साल में भी करेंगे। तो ये मुझे लगता है ये सब करने की ज़रूरत है, सबको साथ में बैलेंस करने की भी आवश्यकता है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म को देखना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक को भी देखना चाहिए, और साथ साथ में यदि हम आज के ही स्थिति के ऊपर ध्यान देंगे तो आगे आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होगी। उसके लिए उसको भी ध्यान में रखते हुए, जैसे हमने कहा कि 2000 ये बजट जो पहले 2 साल का बना वो 5 साल की टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और अभी 2030 तक का भी पूरा फिजिकल प्लान, यानी हमारे देश का जो नक्शा है इसमें रेल कहाँ कहाँ जानी चाहिए इसका भी एक प्लान फर्स्ट टाइम देश के इतिहास में हम बना के छोड़ देंगे, ताकि ये सभी चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज चीज़ होगी। यानी मैं मंत्री हूँ इसके लिए चलेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी इसको, ऐसा नहीं। तो देश के हित में क्या होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए हम करेंगे।